वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। तो हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, और हम कुछ फिजिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे। आपने देखा होगा ज़्यादातर रिएक्शंस जो हैं, जो जब क्लोज्ड वेसल में किए जाते हैं तो दे डू नॉट गो टू कंप्लीशन, वो पूरे नहीं होते हैं अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इन सभी केसेस में शुरू में जब सिर्फ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड करता है, प्रोडक्ट्स बनाता है, और धीरे धीरे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट्स की बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन एक स्टेज आती है जब ऐसा लगता है कि देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये जो स्टेट है, जब बैलेंस आ गया है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स और ऐसे लग रहा है जैसे रिएक्शन रुक गया है, इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम इज द स्टेट एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज विद टाइम। इस स्टेट को हम किसी मेजरेबल प्रॉपर्टी को स्टडी करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है इस स्टेज पे, या डेंसिटी, या कलर, या कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स लेफ्ट डिपेंड अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड नेचर ऑफ रिएक्शन। अगर हम इन कंडीशंस को चेंज करें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं किस एक्सटेंट तक हम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को प्रोसीड करवाना चाहते हैं। इक्विलिब्रियम में ऐसा लगता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाए तो कंटिन्यूअस चेंज हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर इस रिएक्शन को लें, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन फॉर्म्स 2 अमोनिया। शुरू में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में कमी आएगी और अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन इक्विलिब्रियम पे दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस जो हैं अभी भी हो रहे होंगे, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स कांस्टेंट हो जाएगी। तो क्योंकि रिएक्शंस इक्विलिब्रियम पर भी दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे होते हैं, इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, और हम कहते हैं कि सिस्टम इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डिपेंडिंग अपॉन ये इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है, हम केमिकल रिएक्शंस में रिएक्शंस को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला वो जिसमें इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स के बहुत बहुत पास है, यानी केमिकल रिएक्शंस जो है प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन, लगभग पूरा खत्म हो जाता है रिएक्शन। इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी अटेन हो जाता है और बहुत कम प्रोडक्ट्स बने होते हैं। और तीसरी चीज है जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में कहीं पे इक्विलिब्रियम अटेन होता है, और इस केस में फिर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, दे आर कंपेरेबल टू ईच अदर एट इक्विलिब्रियम स्टेज। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर। और अगर हमें पता है कि फेवरेबल कंडीशंस फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, तो वैसी कंडीशंस लाके हम अपनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिजायर्ड अमाउंट में ले सकते हैं। स्टडिंग अबाउट दीज, हम इक्विलिब्रियम को 2 कैटेगरीज में डाल सकते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जो इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेसेस में सेटअप होता है उसको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और इसी तरह जो केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम सेटअप होता है उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम इन मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर एक फिजिकल चेंज है। इसी तरह इवेपोरेशन ऑफ वाटर टू स्टीम, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ऑल्सो फिजिकल इक्विलिब्रियम। Decomposition of calcium carbonate या reaction between hydrogen and iodine is an example of chemical equilibrium. Equilibrium in physical processes. We know that substances exist in 3 states: solid, liquid and gas. तो ये जब solid liquid में change होता है, या liquid gas में, या solid gas में, तो उस दौरान जो equilibrium setup होता है, that is an example of physical equilibrium. तो studying these further, first physical equilibrium example we'll do is solid liquid equilibrium. इसके लिए ये थर्मस फ्लास्क में which is insulated हमने आइस डाली।
अब क्योंकि इंसुलेटेड बाउंड्री है, इस वजह से हीट ना तो अंदर जा सकती है ना बाहर जा सकती है। तो इनिशियली whatever heat is available to ice, उसकी वजह से आइस हल्का सा मेल्ट करेगी और एक स्टेज आएगी जब आइस और वाटर का मास फिक्स हो जाएगा और उनके मास में कोई चेंज नहीं आ रही है। इस स्टेज पे एट अ टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन एंड प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है। ये मैक्रो लेवल पे तो ऐसा लगता है कि अब फर्दर आइस वाटर में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम इसको स्टडी करते हैं तो लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल्स आइस के साथ लगातार कोलाइड भी कर रहे होते हैं और उनमें से कुछ आइस के साथ एडहेयर करके आइस स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं और उसी टाइम पे कुछ मॉलिक्यूल्स आइस के भी लिक्विड में जा रहे होते हैं। तो दैट मीन्स कि एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शंस आर स्टिल गोइंग ऑन। The only thing is that the number of molecules of water that go to ice is equal to number of molecules of ice that go to water, because of which the mass of ice and water remains constant. तो ये जो सिस्टम है जब भी इक्विलिब्रियम अटेन करता है वो किसी ना किसी प्रॉपर्टी में कॉन्स्टेंसी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है और हम कहते हैं इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो अगर इस इक्विलिब्रियम को हमने डिपिक्ट करना हो तो वाटर इन आइस फॉर्म सॉलिड स्टेट में विल चेंज टू वाटर इन लिक्विड फॉर्म वाटर स्टेट में। At equilibrium, the rate of melting of ice into water will be equal to the rate of freezing of liquid water into ice. और जिस टेम्परेचर पे ये होता है, the temperature at which the solid and liquid phases are at equilibrium at atmospheric pressure, it is called normal freezing point or melting point of that substance. Next example is liquid vapor equilibrium, liquid gas equilibrium. तो फॉर दैट लेट अस कंसिडर वाटर। हमने एक कंटेनर में इनिशियल स्टेज में वाटर लिया है और उसको मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है। एट रूम टेम्परेचर हम देखते हैं कि इनिशियली दोनों लिम्स में मर्करी की लेवल सेम होती है, विच शोज दैट अभी कोई भी वाटर जो है वो वेपर स्टेट में नहीं आया है। लेकिन एज टाइम प्रोसीड्स सम ऑफ द वाटर इवेपोरेट्स इनटू वाटर वेपर्स, और वो वाटर वेपर्स वाटर के ऊपर की जो एम्प्टी स्पेस है उसमें वेपर्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रेशर की वजह से इनके मैनोमीटर के दोनों लिम्स के लेवल्स में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है और वेपर्स बनते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है। The time when this pressure becomes constant, the difference in the levels of the two mercury in the two limbs becomes constant. उस टाइम पे हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। एट दिस स्टेज जितने वाटर लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट से वापस लिक्विड में कंडेंस हो जाते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इस स्टेज पे जो भी प्रेशर वेपर्स के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर pressure of the liquid, and it is constant at a constant temperature. To demonstrate this further, हम एक कंटेनर में पहले एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे ताकि अगर कोई मॉइस्चर या कोई वेपर्स स्टिक कर रहे हैं कंटेनर के अंदर, इसको कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको हल्के से सरका के वाटर डिश को यहाँ ले आएंगे। मैनोमीटर से ये कनेक्टेड है। यू विल सी pressure being shown by the manometer. A stage will again come when this pressure becomes constant. तो हम कहते हैं उस टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, और उस टाइम पे जो भी वाटर का प्रेशर है दैट विल बी कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो ये प्रेशर जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमेशा कांस्टेंट आता है। दैट मीन्स कि वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर temperature, but vapor pressure may change with change in temperature. Vapor pressure also changes. For a given liquid it's fixed, but with different liquids the vapor pressure values are different. तो जिस लिक्विड की वेपर प्रेशर वैल्यू हायर होती है
हम कहते हैं वो ज़्यादा वोलेटाइल है और उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। अगर हम 3 वॉच ग्लासेस सेम कंटेनर में डालें जिसमें हर एक में 1 ml डिफरेंट लिक्विड्स का प्रेजेंट है तो सभी इवेपोरेट करेंगे। जो टाइम लगता है लिक्विड को इवेपोरेट, कंप्लीट इवेपोरेशन के लिए, वो डिपेंड करता है लिक्विड कौन सा है, उसकी अमाउंट कितनी है और टेम्परेचर क्या है। When watch glass is open to the atmosphere, तब हम इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं वो वापस वॉच ग्लास तक नहीं पहुंचते हैं, वो डिस्पर्स हो जाते हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1.013 बार प्रेशर पे जो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड और वेपर्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। सो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हाई एल्टीट्यूड्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है। थर्ड इक्विलिब्रियम है सॉलिड गैस और वेपर इक्विलिब्रियम। तो ये उन सिस्टम्स में ऑब्जर्व किया जाता है जहां सॉलिड्स दे कैन सब्लाइम टू वेपर। Sublimation is a process when the solid directly changes to vapor without undergoing any change to liquid form. तो जैसे फॉर एग्जांपल आयोडीन को हम क्लोज्ड वेसल में डाल के वार्म करते हैं तो आयोडीन जो है आयोडीन वेपर्स में सब्लाइम कर जाती है। शुरू में विद टाइम इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज करता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये कलर कांस्टेंट इंटेंसिटी का हो जाता है। हम कहते हैं इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। एट दिस स्टेज द रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड आयोडीन टू वेपर इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ आयोडीन वेपर बैक टू द सॉलिड। तो ये इसको हम आयोडीन सॉलिड टू आयोडीन वेपर्स इस तरह से रिवर्सिबल एरोज के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अमोनियम क्लोराइड भी सब्लाइम करता है और कैम्फर भी। Next equilibrium is equilibrium involving dissolution of solids in liquids and gases in liquids. पहले solids in liquids, for example आप water में undissolved करते हैं तो वो dissolve हो जाती है और sugar डालते हैं वो भी dissolve हो जाती है। एक stage आती है जब further sugar dissolve करना बंद हो जाती है, उस स्टेज पे हम कहते हैं सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गई है और इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। एक बार जब सोल्यूशन सैचुरेट हो जाती है तो सोल्यूशन के अंदर शुगर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। इस स्टेज पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है और सोल्यूशन में जो शुगर है जो डिसॉल्व कर रही है दैट इज इक्वल टू द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिसॉल्व्ड शुगर बैक इनटू सॉलिड फॉर्म। तो ये rate of dissolution of sugar is equal to rate of crystallization of sugar at equilibrium. Then gases को भी हम लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखा गया है कि लिक्विड जो है बहुत कम गैस को अपने अंदर डिसॉल्व कर पाता है। इसका इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है और अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस जो है ज्यादा डिसॉल्व करेगी, अदरवाइज जो डिसॉल्व्ड गैस है वो भी सोल्यूशन से बाहर आ जाती है। तो जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन होता है उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन सोल्यूशन जो है वो आपस में इक्विलिब्रियम पे होते हैं। जितनी गैस डिसॉल्व करती है लगभग उतनी ही डिसॉल्व गैस सोल्यूशन में डिसॉल्व गैस वापस गैसियस फॉर्म में आ जाती है। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। दिस लॉ वाज गिवन बाय हेनरीज लॉ। सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट। तो जितना गैस का प्रेशर सॉल्वेंट के ऊपर होगा उतनी ही गैस जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेगी। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हम कांस्टेंट डालते हैं m इज इक्वल टू k इंटू पी। तो सोडा वाटर बॉटल्स जो हैं उनको हम इसी तरीके से सील करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंडर हाई प्रेशर उसमें डिसॉल्व करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब सम अप करें तो जितने भी फिजिकल इक्विलिब्रिया हमने स्टडी किए इसमें कोई ना कोई मेजरेबल प्रॉपर्टी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। जैसे कि लिक्विड गैस वेपर में जो प्रेशर ऑफ वेपर है अबव द लिक्विड वो कांस्टेंट होता है। सॉलिड
लिक्विड इक्विलिब्रियम में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट है, द टेम्परेचर एट विच दे को एग्जिस्ट वो कांस्टेंट है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट है, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड में कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड टू द प्रेशर ऑफ गैस जो है ये कांस्टेंट है रेशियो। तो इस तरीके से हमने जो अभी तक एग्जाम्पल स्टडी की उनसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रिया जो है वो स्टडी कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे कोई ना कोई मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है। इक्विलिब्रियम सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम में अटेन हो सकता है, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम ना तो मैटर गेन करता है ना ही लूज करता है। इक्विलिब्रियम पे दोनों ही अपोजिंग प्रोसेसेस सेम रेट पे हो रहे होते हैं और इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है। इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाता है तो कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है और मैग्नीट्यूड ऑफ द कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ कंसंट्रेशन कैन बी गिवन बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इट गिव्स द indication to the extent to which the reaction proceeds before acquiring equilibrium। K की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो that means products reaction completion को गया है और 1 से कम हो तो means reaction जो है incomplete रहा है। हम शो कर सकते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन प्रोसेस होता है ये प्रोसेस जो है ये डायनेमिक है, यानी इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद भी जो है रिएक्शन कंटिन्यू करता है दोनों ही डायरेक्शंस में। फॉर एग्जांपल अगर हमने शुगर की सोल्यूशन ली और उसको शुगर को वाटर में डिसॉल्व करके सोल्यूशन को सैचुरेटेड बना दिया, उसके बाद इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में अगर हम रेडियो एक्टिव शुगर डालते हैं और उसको शेक करते हैं और कुछ समय बाद सोल्यूशन को मेजर करते हैं तो कुछ समय बाद सोल्यूशन भी रेडियो एक्टिविटी शो कर रही होती है। दैट मीन्स कि सोल्यूट से रेडियो एक्टिव शुगर सोल्यूशन में गई है और इस वजह से सोल्यूशन रेडियो एक्टिव हुई है। तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों ही प्रोसेस इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद भी हो रहे हैं। दिस शोज दैट द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।